तो चलिए बच्चों, आज एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स की। तो इनिशियल जो थ्योरी हमको जाननी थी, हमको डेफिनेशंस जाननी थी एसिड बेसेस और सॉल्ट्स की। उसके अलावा हमको इन्हें पहचानने का आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन के लिए जो हमें एक्टिविटीज़ करनी है, उन एक्टिविटीज़ में इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा रोल था। इंडिकेटर्स के भी बारे में हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो एक्टिविटीज़ में आपको इम्पोर्टेंस क्या समझनी है कि केमिस्ट्री में जो एक्टिविटीज़ पूछी जाएंगी उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आंसर्स लिखने होंगे। तो हर एक केमिकल्स को हम डील कर रहे होंगे, उन्हें समझ रहे होंगे, उनके डिसोसिएशंस को समझ रहे होंगे, उनके केमिकल चेंज को समझ रहे होंगे। तो एक्टिविटी 2.3 बिल्कुल मिलती हुई एक्टिविटी है 1.3 से, जैसा आपने लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीडियोस में देखा होगा चैप्टर 1 के। उसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे। तो आप एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उस कोनिकल फ्लास्क में आपने भरा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट क्या कहना मतलब था, आप लोगों ने पीछे समझा कि जब भी डाइल्यूट वर्ड आए तो इसका मतलब बहुत ही लो क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपका सॉल्यूट है, यानी जो घुल रहा है, और लार्ज अमाउंट में है वाटर एज कंपेयर टू सॉल्यूट। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है कौन? सॉल्वेंट, जो डिज़ोल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल H2SO4 का आपने एक्वा सोल्यूशन लिया है जिसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है H2SO4 की और लार्ज क्वांटिटी में है वाटर, ठीक है। तो ये कहलाता है डाइल्यूट। और कंसनट्रेटेड क्या है? इतना सारा अमाउंट जितना सॉल्यूट का है उसे डिसॉल्व करने के लिए जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी लगे सॉल्वेंट की, वो कहलाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर मैंने कहा कि मेरे पास 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो उसे डिसॉल्व करने के लिए कंप्लीटली अगर 32 ग्राम वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ आप देखिए रिलेटिवनेस या कंपैरिजन करें तो 68 ग्राम जहाँ नाइट्रिक एसिड है, वहाँ केवल 32 ग्राम क्या है? वाटर है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस में मतलब इन सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट वहाँ बहुत कम होता है। और यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम होता है और सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। तो फिलहाल इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स डाले, किसके? जिंक के। जिंक यहाँ मेटल की तरह एक्ट करेगी, तो मेटल के एग्जाम्पल के लिए हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं। डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे एसिड है। आपको मैंने कहा कि इस चैप्टर में कुछ रिलीवेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो रिलेटेड हैं बिल्कुल चैप्टर से और आपकी एक्टिविटीज़ से, लैब की एक्टिविटीज़ से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने नाम सुना था, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इन्हें ही लेके हम एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 में हमने क्या प्लेस किए? जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद हमने एक कॉर्क लगाई और उसको पियर्स करके आपने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई। इस डिलीवरी ट्यूब को आपने डाला सोप सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे ये सोप सॉल्यूशन क्या काम करेगा और ये डिलीवरी ट्यूब क्या काम करेगी, उस पर आता हूँ मैं। तो जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स किस में प्लेस किए जाएंगे? H2SO4 में। तो आपको रिएक्शन समझनी है कि Zn यानी जिंक सॉलिड लिया गया है, जिसे आपने H2SO4 यानी एसिड में एक्वा सोल्यूशन में डाला है। तो जैसे ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो मेटल अगर कभी भी रिएक्शन करेगा किसी एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो उस तक पहुंचता हूं, पहले इसे डिसोसिएट करिए। तो आपको पता है कि ये एसिड है तो H+ देगा और साथ ही सल्फेट मोइटी देगा। अब आप देख रहे हो कि सल्फेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जिनके चार्जेस आपने 37 पेज में याद किए हैं 9th क्लास के। अब यहाँ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव ही कंबाइन होगा किसके साथ? निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आपको पहला प्रोडक्ट मिलता हुआ दिखे ZnSO4। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद और बचा हुआ ये हाइड्रोजन आयन किसके फॉर्म में लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस के। तो ये गैसियस स्टेट में रहेगा। ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल होगा तो और यहीं प्रेजेंट रहेगा, तो ये एक्वा सोल्यूशन बनाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन गैस है जो कि यहाँ से इवॉल्व होगी थ्रू डिलीवरी ट्यूब। यहाँ से इसके बबल्स सोप सोल्यूशन में जाएंगे, गैस यहाँ से इंटर करेगी जैसे ही सोप सोल्यूशन में। तो किसी गैस को अगर सोप सोल्यूशन में पास कराते हो तो आपको पता है कि यहाँ से आपको फोम के बाद क्या मिलेंगे? बबल्स।
अब आपको डिटेक्ट करना हो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बन रही है ये कलरलेस गैस है, तो कलरलेस को गैस को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेके आनी है। जैसे ही बर्निंग कैंडल लाएंगे आप, तो वो इन बबल्स के संपर्क में आते से ही, इनके कांटेक्ट में आते से ही पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। तो पॉप साउंड जैसे ही क्रिएट होगा और ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी बर्निंग कैंडल, तो आप कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, हाइड्रोजन। रिवीजन, एक्टिविटी 2.3 में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जान पाएँ कि मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं एसिड से। तो जनरली मेटल्स रिएक्ट करने के बाद एसिड से फॉर्म करती हैं सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये स्केलेटन इक्वेशन आप अगर दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पे आप सेट करते जाएंगे। किसी दूसरे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मेटल आप और भी एग्जाम्पल में देता हूँ, यहाँ दूसरी मेटल लेंगे, दूसरा एसिड लेंगे, तो यहाँ सॉल्ट भी दूसरा बनेगा, लेकिन हर बार आपको क्या मिलती हुई दिखेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि जिंक मेटल ग्रेन्यूल्स लिए, उन्हें प्लेस किया गया किसमें, इनसाइड डाइल्यूट H2SO4, यानी यहाँ पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एसिड है एज कम्पेयर टू वाटर। उसके बाद जैसे ये दोनों केमिकल चेंज में इन्वॉल्व हुए तो हमें जो सॉल्ट फॉर्म हुआ वो इसी में जगह पे रह गया, यानी वो एक्वस सोल्यूशन बनाया, डिज़ोल्व हो गया। लेकिन जो गैस है हाइड्रोजन गैस, वो इवॉल्व हुई और इवॉल्व होने के बाद उसे हमने पास कराया डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सोल्यूशन में। तो सोप सोल्यूशन में जैसे ही वो गया तो सोप सोल्यूशन से कुछ बबल्स फॉर्म हुए। उन बबल्स के डिटेक्शन के लिए कि वो बबल्स किस गैस के हैं, हमने बर्निंग कैंडल लाई। बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आते से बबल्स पॉप साउंड के साथ एक्सटिंग्विश हो गए। और ये पॉप साउंड के साथ अगर बर्निंग कैंडल बुझती है तो आपको हमने पिछले चैप्टर में भी बताया कि इस गैस के डिटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट वे यही है, ठीक है। और लास्ट में ये केमिकल इक्वेशन आप लिख देंगे। जिंक और ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में से रिलेटेड यानी इस स्केलेटन इक्वेशन के लिए और भी एग्जाम्पल हमको समझने थे। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा कि जिंक रिएक्ट कर रहा था डाइल्यूट H2SO4 से और हमें सॉल्ट दे रहा था जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल विच एक्सटिंग्विशेस विथ पॉप साउंड। तो ये कंफर्मेशन देता है हमें कि ये जो कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है, जिसे हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी गैस है, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी की मदद से। ऐसे ही और भी एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम मेटल ली और उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो इस के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप खुद डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि मैग्नीशियम का चार्ज हमें पता है सर Mg2 पॉजिटिव होता है, इसे आप डिसोसिएट कराइए तो एसिड की पहचान है कि H+ निकालेगा ही, और क्लोराइड निगेटिव मोइटी। तो आपको पता है कि पॉजिटिव इंटरैक्ट करेगा किसके साथ, निगेटिव के साथ। इन दोनों के इंटरैक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन आयंस काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद हर बार क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप इसी स्केलेटन इक्वेशन को अपने दिमाग में, है ना, केमिकल इक्वेशन को वर्ड में याद रखते हो तो उसी में आप सेट करते जाओगे केमिकल्स को, और आपके पास केमिकल इक्वेशंस के कई एग्जाम्पल बन जाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल देखने हो हमको, तो इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लें। तो यहाँ पे नीड आपको केवल इस कोफिशिएंट की पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन डबल है और क्लोरीन भी डबल, बाकी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आयरन को अगर आप फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो यहाँ पे ये एक्वस सोल्यूशन होगा। सारी मेटल सॉलिड पाई जाती हैं एक्सेप्ट मरकरी, तो यहाँ पे आपको स्टेट भी याद रह सकती है। उसके बाद सॉल्ट जो बनेंगे वो सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोजन हमेशा गैसियस स्टेट में बनता है। अब इस वाले में अगर आप देखें तो फिर वही कि आयरन की फेवरेबल वैलेंसी सोल्यूशन के अंदर Fe2 पॉजिटिव होती है। उसके बाद इसे डिसोसिएट करोगे तो हाइड्रोजन, और फिर कौन सी मोइटी निकलेगी, क्लोराइड। तो इस क्लोराइड के साथ जैसे ही आयरन कंबाइन होगा तो ये बनाएगा आयरन क्लोराइड, ठीक है, और ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। कौन सी गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप फिर वही स्टोइकियोमेट्री 2 अगर इंक्लूड करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
अगर हमने लिया कोई अलग मेटल, इन दोनों के अलावा कोई और रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हो, लेस मतलब मॉडरेट रिएक्टिव, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी है, तो वहाँ पे हम अच्छे से समझ जाएंगे कौन सी मेटल्स को यहाँ लेना चाहिए और कौन सी नहीं। जैसे आपको एक्टिविटी सीरीज़ याद करने के लिए बोला गया था पेज नंबर 45, अगर डिस्प्लेसमेंट साइड रिएक्शन आपको करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कॉपर नहीं लूँगा। क्यों कॉपर नहीं लूँगा? क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा एसिड्स में, और हाइड्रोजन से वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप एक्टिविटी 45 पेज वाली है ना याद करके या देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जिंक ले लिया, फिर से एक बार उसे भी HCl में रिएक्ट करा सकते हो। और जिंक बार बार क्यों लें? एक आता और एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास उसी टेबल में लेड है, तो लेड को लिया अगर आपने किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसका स्टेट क्या होगा, एक्वस, और मेटल्स हैं तो काहे में होंगी, सॉलिड स्टेट में। जैसे रिएक्शन के बाद अब क्या बनेगा, तो अगर आपको समझ में आया कि लेड की वैलेंसी हमने क्या याद की है, Pb2 पॉजिटिव। Pb2 पॉजिटिव के बाद इसको आप डिसोसिएट करोगे तो हाइड्रोजन अलग करके ये मॉइटी कौन सी निकल के आएगी, सल्फेट। सल्फेट के साथ जैसे इस लेड कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, PbSO4, और ये सॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा। और कौन सी गैस हर बार इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको सफिशिएंट रहेंगे। और इन एग्जाम्पल्स के बाद जैसे ही आपको एक दिमाग में बार बार ये क्लिक कराना है ना, याद रखना है कि मेटल को डाइल्यूट एसिड में डालने पे सॉल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। और इस कलरलेस गैस का डिटेक्शन किसकी मदद से हो सकता है, बर्निंग कैंडल, पॉप साउंड। ठीक है, सो आइए अब बात करते हैं एक्टिविटी 2.4 की। छोटी सी एक्टिविटी है, ये नेचर बिल्कुल आपको अभी जैसे आपने 2.3 पढ़ी है उसी जैसा है कि एक्टिविटी 2.4 में कहा जा रहा है कि मेटल को इस बार आप किससे ट्रीट कराइए, बेस से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। तो रिएक्टिव मॉइटीज़ हैं, रिएक्टिव स्पीसीज़ हैं कौन, एसिड और बेसेस, इनके इंटरेक्शन समझ रहे हैं हम लोग। तो मेटल को अगर बेस में डाला जाए तो फिर वही चीज़ सॉल्ट और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो एक्टिविटी 2.4 में हमने लिया है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आप पीसेस ले लीजिए 2 ml आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और उसमें आप फिर मेटल कौन सी ले लें, जिंक। तो जिंक सॉलिड होती है, जिंक को आप जैसे ही डालेंगे किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो ये एक्वस है, एसिड बेस घुल जाते हैं पानी में। अब इसकी रिएक्शन के बाद एक नई मॉइटी बनेगी बच्चों, यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा आप किस में, जो आप चैप्टर 1 में बताया गया था पेज नंबर 37 क्लास 9 का, वही पेज में आप एक निगेटिव मॉइटी यानी एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन को याद कर लीजिएगा। इसका नाम है जिंकेट। इस जिंकेट के साथ सोडियम मेटल देखिए, जिंक जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये जिंकेट मॉइटी बनाता है। और सोडियम की वैलेंसी आप सबको पता हो क्या होती है, +1। तो +1 और ये -2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फार्मूला बनता है Na2ZnO2। ये बिल्कुल स्पेशल है, यूनिक है, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। और ये फिर वही कि सॉल्युबल होगा और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होगा, इवॉल्व होगी। ये थी एक्टिविटी 2.4, मेटल रिएक्ट्स विद अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यूनिक सॉल्ट, जिसका नाम और फार्मूला याद रखिएगा। तो बच्चों इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में आती है एक्टिविटी 2.5, यानी अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मिला के, उनमें सबसे अगर मैं वेटेज दूं तो इस एक्टिविटी का कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आपको बोर्ड पूछता है, यानी क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी तरीके से इस एक्टिविटी से एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपको कार्बोनेट्स के बारे में जानकारी लेनी होगी, और जानकारी कहने का मतलब ये कि कार्बोनेट्स कई तरीके के आपको मिलने वाले हैं, उनका इंटरेक्शन एसिड्स के साथ कैसा होता है। यानी इस एक्टिविटी की समरी अगर आपके दिमाग में बैठी रहे कि हमारे पास जब भी कार्बोनेट्स और एसिड्स का जिक्र आएगा उस क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चंस में, और उसके थ्रू मुझे केमिकल रिएक्शन बनानी होगी, पक्का है वो किससे रिलेटेड है, एक्टिविटी 2.5
5 से। तो अभी जो हमारे किताब में रिएक्शंस हैं और जैसा एक्टिविटी बताया गया उसे हम समझ लेते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो फिर उसी जैसे एक आध और एग्जाम्पल अपन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो आपको एक्टिविटी 2.5 में कहा गया, अच्छा घरों में इस्तेमाल होने वाले सोडा अगर आपने नाम सुने हो, वॉशिंग सोडा, जो इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे भी, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, तो ये सभी, मार्बल हो गया, ठीक है, चॉक हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सभी कार्बोनेट्स होते हैं। तो कार्बोनेट्स के कई एग्जाम्पल हैं, जिनमें से मैंने लिया एक एग्जाम्पल कि हमने घर से बेकिंग सोडा लिया। ये रहा बेकिंग सोडा, यानी जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका पूरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पिछले साल भी आपने बना लिया होगा। तो इसके अलावा कॉमनली जल्दी से अगर हम बोलते हैं तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम, ठीक है। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले नाम में भी आता है एक सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, पहले आपने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने बेकिंग सोडा लिया, उसे डिज़ोल्व किया, आपके पास बेकिंग सोडा सोल्यूशन है, या पाउडर फॉर्म में भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो एसिड ऐड कर रहे हो वो है ना एक्वा सोल्यूशन ही ऐड करोगे। तो इसमें डाला अपन ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही इसमें आप डालोगे तो एफरवेसेंस होगी, यानी पहली पहचान, यानी पहला डिटेक्शन, पहला ऑब्जर्वेशन कि जैसे डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या H2SO4 को आप किसी कार्बोनेट सॉल्ट में डालोगे, ठीक है, ये कार्बोनेट्स हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है, अभी ऐसे और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। तो कार्बोनेट सॉल्ट्स में जैसे ही आप एसिड ऐड करेंगे पहली पहचान एफरवेसेंस होगी। अब ये एफरवेसेंस वर्ड अगर आपके लिए पहला है ना नया है तो उसे आप जानते हैं कैसे। अगर आपने इनो पानी में डाला होगा तो कैसे आप देखेंगे कि झाग होते हैं, बबल्स बनते हैं, फिर उसके बाद गैस इवॉल्व होने लगती है, ठीक है। उसी जैसे बिल्कुल यहाँ पे आपको है ना डिटेक्शन होगी, ऑब्जर्वेशन होगी कि जैसे डाइल्यूट HCl हमने डाला किसमें, बेकिंग सोडा में, आपको एफरवेसेंस मिलेगी और गैस बाहर निकलते हुए दिखेगी। कलरलेस गैस है तो दिखे नहीं, लेकिन आपको फील होगा कि बहुत सारी गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अब इस इवोल्यूशन के है ना, यानी इस चेंज को आप किस नाम से याद रखोगे, एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस पहला डिटेक्शन है। एफरवेसेंस कब होगी, जब इस कार्बोनेट सॉल्ट में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे। कोई भी एसिड अगर कार्बोनेट में डाला जाएगा तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एफरवेसेंस। फिर अगर यहाँ से कोई गैस फॉर्म हो रही होगी तो हम पहले से ही ऐसा सेटअप बनाएंगे कि यहाँ पे कॉर्क रहेगी। कॉर्क के बाद यहाँ से डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब को अपन है ना अलग से ऐसे सोल्यूशन में पास कराएंगे जिससे कि हम डिटेक्शन कर सकें कि यहाँ से कौन सी गैस फॉर्म हो रही है। जैसे हाइड्रोजन गैस अगर होती, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व होती तो अपन यहाँ बर्निंग कैंडल लेके आते, लेकिन यहाँ पे बनने वाली गैस कौन सी है। तो पहले स्केलेटन इक्वेशन अगर हम देख लें, वर्ड इक्वेशन, कि मेटल कार्बोनेट्स को जब ट्रीट कराया जाता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को इन दोनों में से कोई भी एक, इन्हें ट्रीट कराया जाए अगर एसिड से, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को अगर आपने किससे ट्रीट कराया, एसिड से, तो इस एसिड से ट्रीटमेंट के बाद सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन। अभी मैं तोड़ कर केमिकल इक्वेशन बना सकता हूं, लेकिन आप पहले आप वर्ड्स में याद रखें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसके पहले बनी, और यहाँ पे सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा, और वाटर के अलावा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे याद कर लोगे, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर इसे मैं रिएक्शन के बेस में समझाऊंगा तो आपको याद भी रह जाएगा, और यहाँ पे डिटेक्शन भी अब आपको याद रह जाएगा। तो चलें फिर से एक बार, अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर किसी एसिड से ट्रीट कराया जाएगा, रिएक्ट कराया जाएगा, तो इस केमिकल चेंज के बाद पहली चीज़ बनेगी कौन, सॉल्ट, दूसरा वाटर, और तीसरी गैस कौन सी,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों चीज़ें यहीं रह जाएंगी। यहाँ से इवॉल्व गैसियस फॉर्म में कौन निकलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लिक्विड स्टेट में रहेगा तो वहीं रह जाएगा, ये सॉल्युबल होगा तो वहीं रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में, लेकिन ये गैसियस स्टेट में होने के कारण यहाँ से ऊपर उठेगा और ये गैस को जब हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ लाइम वाटर में लाएंगे। ये लाइम वाटर क्या है? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, क्विक लाइम बनाया जाता था, क्विक लाइम लिया जाता था कैल्शियम ऑक्साइड और पानी में डाल दिया जाता था, तो यहाँ पे चूने का पानी तैयार रहता था, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आप डालोगे तो ये कलरलेस सोल्यूशन वाइट हो जाएगा। सर क्यों? तो इसकी रिएक्शंस और ये एक्टिविटी फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे लेने के बाद इसमें हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डिसोसिएशन के बाद कौन सा है ना कंपाउंड बनेगा उसे समझने के लिए आप इन्हें अलग अलग कर दीजिए। सोडियम आयन आपका अलग हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन आप अलग रखिए। इस कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से कौन सी गैस बन गई? CO2। तो इस कार्बोनेट में से क्या निकाल दीजिए? CO2 निकाल दी, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन हटाइए, ठीक है, इसे तोड़िए, हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो यहाँ पे आपके क्लोराइड और इस सोडियम आयन का, यानी इसका मेटल और इसका नॉन मेटल, यानी इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव सबसे पहले अलग कर लीजिए। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले बन रहा है NaCl, यानी सॉल्ट। ये रहा आपका सॉल्ट। फिर दूसरी चीज़ कि अगर आप, मैंने कहा कार्बोनेट से क्या पहले ही अलग कर दीजिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दी, ये गैस। अब बचा क्या? यहाँ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यानी अगर आप देख रहे हो कि यहाँ हाइड्रोजन एक बचा हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है और एक से एक ऑक्साइड बच रहा है। इस कार्बोनेट से अगर आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो कार्बोनेट में आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड। चलिए, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आसान करते हैं। हमने कहा इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तोड़िए। सोडियम को अलग कर दिया सर, ठीक है, हाइड्रोजन को अलग कर दिया सर, कार्बोनेट को तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्साइड मिला। इतना ठीक है। अब इसको तोड़िए तो H+ और Cl निगेटिव। मैंने कहा इस सोडियम को, यानी इस कार्बोनेट के मेटल आयन को और इस एसिड के निगेटिव आयन को अप्रोच कराइए। पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों को आपने कंबाइन करा दिया। दूसरा, ये इवोल्यूशन में आ गई कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन दिख रहे हैं, ये आपस में कंबाइन होकर आपको क्या दे देंगे? वाटर। ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल समझते हैं। फिलहाल इस एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं। किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जैसे ही डाइल्यूट एसिड डाला जाएगा, उसके डालते से ही पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एफरवेसेंस होगी। ठीक है। एफरवेसेंस के बाद इवोल्यूशन होगा गैस का, कलरलेस गैस का। अब उस गैस को हम पहचानना चाहते हैं। जैसे रिएक्शन में तो हमने समझ लिया कि कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अगर एक्टिविटी से आपको डिटेक्ट करना हो, ऑब्जर्व करना हो कि ये कौन सी गैस है, तो आप क्या करेंगे? इस इवॉल्व्ड गैस को आप पास कराएंगे किसमें? लाइम वाटर में। तो ये लाइम वाटर जो है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे किसकी प्रेजेंस पाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पूरा का पूरा अपीयरेंस मिल्की वाइट हो जाएगा। अब ये मिल्की वाइट क्यों हो रहा है, उसके रीज़न में हम चलेंगे, उसकी रिएक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इस रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रही है, कि आप जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसमें गैस कौन सी पास कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्वस सोल्यूशन है और ये गैस फॉर्म भेजी जा रही है इसमें, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है और ये सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में और वाइट प्रेसिपिटेट देता है, सॉलिड, और साथ में वाटर फॉर्म होता है। और ऐसा क्यों ही रिएक्शन हो रही है, ये हो ही क्यों रही है, इसका रीज़न भी अभी आगे की एक्टिविटीज़ में मिलेगा। ये एक बेस है और ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ये अभी आपको याद नहीं हो रहा है तो आगे की एक्टिविटी में बताता हूँ कि अभी आपको याद रखना है कि लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, ये
एक्टिविटी में कई चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी पड़ रही हैं। पहली, मेटल कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, पहली चीज़ रिएक्शन के साथ। दूसरी चीज़ कि वो जो इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैं पहचान पाऊँ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस जो बन रही है वही है, तो उसके लिए आपको दूसरी रिएक्शन और एक्टिविटी भी याद रखनी पड़ेगी कि हम डिलीवरी ट्यूब से उस गैस को हम किस में पास कराएंगे, लाइम वाटर में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहेगा, और जैसे ही उसमें पास कराएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट अपीयरेंस देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, सॉल्ट है और साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। तो एक्टिविटी 2.5 के दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे आपने अभी लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, अब हम ले लेते हैं वॉशिंग सोडा Na2CO3, ये है वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम, और इसके अलावा इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही इसमें आप सॉलिड लेंगे, इसमें आप ऐड करते हैं फिर वही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसे ऐड करने के बाद आपको क्या कहा गया है, कार्बोनेट से मेटल निकाल लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड यानी इससे अलग करिए, सोडियम अलग कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बोनेट को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्साइड आयन, ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें हो गई आपके पास, एक मेटल आयन, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्साइड, ये आपको कार्बोनेट से मिल गया। अब आप इसे डिकम्पोज करेंगे तो ये भी दो मोइटी देगा, एसिड होने के कारण H+ देगा और क्लोराइड मिलेगा, निगेटिव मोइटी। अब आप इस कार्बोनेट के मेटल को इसके निगेटिव के साथ कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बन जाएगी सोडियम क्लोराइड NaCl, ये रहा आपका सॉल्ट, ये सोल्यूशन में घुल जाएगा। उसके बाद कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्साइड कंबाइन होंगे अगर तो बनेगा आपका वाटर। तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर। तो इस एक्टिविटी के बाद आपको ये तीन चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप दो बार दोनों एग्जाम्पल में ये पा चुके हैं कि आप मेटल कार्बोनेट को ले रहे हो एसिड के साथ, तो रिएक्शन के बाद सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो इवॉल्व हो रही है, इसके डिटेक्शन के लिए आपने क्या किया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया है। जैसे इस गैस को उसमें पास कराया जाएगा, वो कलरलेस सोल्यूशन मिल्की वाइट हो जाएगा। और मिल्की वाइट अपीयरेंस किसके कारण आ रही है, तो आपको याद रखना है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी वो रिएक्शन फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, इसमें अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो यहाँ पे बनता है CaCO3 जिसका कलर होता है वाइट। इसके फॉर्मेशन के कारण ही पूरा मिल्की वाइट अपीयरेंस देता है सॉल्यूशन, और साथ में बनता है वाटर। अब अगर रीजनिंग पूछी जाए कि जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड इसी सॉल्यूशन में पास कराते जाते हैं तो ये मिल्की वाइट अपीयरेंस वैनिश हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, क्यों? यानी एक्सेस में जब आप पास करा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, ठीक है, वाटर है, और अब आप एक्सेस में पास कराते जा रहे हो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और पास कराते जा रहे हो और कराते जा रहे हो, तो ये जो मिल्की वाइट अपीयरेंस दे रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल था वाटर में। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है, और इसके बन जाने के कारण ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जो पानी में घुल जाएगा चीज़ वो पानी जैसा हो जाएगा, और पानी में घुलने के बाद आप जानते हो वाटर कलरलेस होता है। तो चूंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके फॉर्मेशन के कारण यह सोल्यूशन वाइट से किस तरह से हो जाता है, कलरलेस। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा कि व्हेन वी पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई डज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपीयर। तो आपको आंसर बताना है ड्यू टू फॉर्म, या ये केमिकल इक्वेशन लिख देनी है और लास्ट में बता देना है इट इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट।
विच इज़ कलरलेस। ठीक है, एक्टिविटी 2.6 में पूरी तरह से अगर हम इसको एक वर्ड से याद रखना चाहें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए है, और आप इस वर्ड को पहले भी सुन चुके हैं इसी चैप्टर में, लास्ट वीडियो में। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड जैसे ही आए सीधा आपके दिमाग में आया कि हम एसिड ले रहे हैं सर और उसे बेस में मिक्स कर रहे हैं। तो एसिड और बेस के केमिकल चेंज के बाद हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस पूरे केमिकल चेंज को किस नाम से जानते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन चेंज। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए एक्टिविटी क्या है? इसमें सबसे पहले कहा गया कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद, और आप सबको याद हो गया हो कि ये बेस है। ठीक है, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे जिन्हें आपको याद रखना था, एसिड के भी एग्जाम्पल दिए थे, बेस के भी। सॉल्ट तो लगातार आते ही जा रहे हैं, और न्यूट्रलाइजेशन में ही सॉल्ट को डिफाइन किया था अगर आपको याद हो। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, इसमें आप डालिए फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन अगर याद हो आपको कि एक ऐसा इंडिकेटर था जो बेसिक मीडिया में किस कलर का हो जाता था? पिंक। यानी ये पूरा का पूरा आपने 2-3 ड्रॉप डाली किसकी? फिनोप्थिलीन की, ये किस कलर का हो जाएगा? पिंक। उस एक्टिविटी में आपसे पूछा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, उसमें आपने क्या डाला? फिनोप्थिलीन। जैसे 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा? पिंक, क्योंकि फिनोप्थिलीन बेसिक मीडिया में कैसा कलर देता है? पिंक। उसके बाद आपसे कहा गया कि इसमें ऐड करिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज अब ऐड करेंगे आप क्वेश्चन के साथ, है ना, स्मॉल यानी ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर की मदद से आप बूंद बूंद डालते जाएंगे, और आपसे पूछेगा क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जैसे आप ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पता है कि सर ये दोनों रिएक्ट करने लगेंगे, और एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस से तो इस रिएक्शन के बाद हमेशा सर क्या बनेगा? तो ये रिएक्शन बनाना बड़ी आसान है। H+ इसे Cl इसे निगेटिव, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ये भी डिसोसिएट होगा तो सर Na पॉजिटिव, और ये टूटेगा तो OH निगेटिव। तो Cl और Na कंबाइन होंगे, कन्वेंशनली कैटायन को पहले लिखिए सोडियम क्लोराइड, और H+ और OH कंबाइन होके क्या बना देंगे? वाटर। तो ये क्या बना सर? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इससे प्रिडिक्ट करिए, सॉल्ट और वाटर दोनों ही न्यूट्रल मीडिया हैं, तो जैसे आप एसिड आप ड्रॉप वाइज ऐड करते जाओगे तो न्यूट्रल मीडिया का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल में आपको याद हो कि फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, तो ये कलरलेस होने के कारण, ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोप्थिलीन ऐड किया, क्या कलर होगा? पिंक होगा सर। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ड्रॉप वाइज ऐड करने लगते हैं, अब आप क्या देख रहे हो? तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आंसर ये है कि व्हेन वी ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू NaOH, इट रिएक्ट्स, बोथ रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दीज आर न्यूट्रल, हेंस द कलर वुड बी वैनिस्ड। तो कलर क्यों उड़ रहा है? समझ में आ रहा है? पिंक कलर इसलिए उड़ रहा है क्योंकि पहले बेसिक मीडिया था तो फिनोप्थिलीन पिंक था, लेकिन जैसे जैसे वो न्यूट्रल होने लगता है मीडिया, यानी ये पूरा का पूरा, है ना, मीडिया कैसा होने लगता है? न्यूट्रल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इनके फॉर्मेशन के कारण ये न्यूट्रल मीडिया, और न्यूट्रल मीडिया में फिनोप्थिलीन का कलर होता ही नहीं है, तो पिंक धीरे धीरे डिसअपियर होगा। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि फिर अगर इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं, क्या ये कलर, पिंक कलर, रीअपियर होगा? जी हाँ, क्योंकि अब ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही आप NaOH डालोगे तो किसी से रिएक्ट तो करने वाला नहीं, तो जैसे ही NaOH डालेगा तो इसका फिर से मीडिया कैसा हो जाएगा? बेसिक। और आप सब जान रहे हो कि बेसिक मीडिया में फिनोप्थिलीन किस कलर का होता है? पिंक। ठीक है, तो फिर वही कि ये जादू छुमंतर नहीं चल रहा है बच्चों, ये सारा का सारा खेल इंडिकेटर्स और केमिकल चेंज का है। तो पहले NaOH लिया, उसमें फिनोप्थिलीन की ड्रॉप्स डाली, तो वो कैसा हो गया? पिंक, क्योंकि फिनोप्थिलीन का कलर बेसिक मीडिया में कैसा होता है? पिंक। फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज जब ऐड करेंगे तो हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमेशा फॉर्म होता है सॉल्ट और वाटर, ये दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल होने के बाद इसका पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। ठीक, जैसे डिसअपियर हो जाएगा तो हम अब एक्स्ट्रा अगर NaOH ऐड करेंगे तो NaOH
कैसा मीडिया फिर प्रोवाइड कर देगा, बेसिक, और इस बेसिक मीडिया में फिनोल्फ्थालीन का कलर फिर से रीअपेयर हो जाएगा, कौन सा, पिंक। हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ना, एक्टिविटी 2.7 की। यहाँ कुछ देर पहले मैं कुछ इस चीज़ का जिक्र करने वाला था और आपसे कहा कि आगे आने वाला है हमारे इसी वीडियो में। तो अगर 2.7 एक्टिविटी में पहले आप एक वर्ड इक्वेशन समझें कि मेटल के ऑक्साइड अगर आपने लिए और उन्हें ट्रीट कराया आपने एसिड से, तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। तो सर ये याद रखना है? नहीं, कई आप रिएक्शंस को समझ लेंगे तो अपने आप याद होता जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा, रीज़न क्या है, उन सब की बातें मैं करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मेटल ली कॉपर, तो कॉपर का फेवरेबल चार्ज कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज 2 निगेटिव, फॉर्म होगा क्या, CuO। अगर याद हो चैप्टर 1 की लास्ट एक्टिविटी 1.11 जिसमें आपने इसका कलर ब्लैक पाया था, तो आप ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड लिए, ठीक है। तो इस कॉपर ऑक्साइड को आप मेटल का ऑक्साइड बोलोगे, जी हाँ बिल्कुल। तो मेटल ऑक्साइड्स कहीं नहीं लेने हैं आपको, एक ही आपको चेंज कराना है। तो कॉपर ऑक्साइड को जैसे किसी एसिड में डालते हैं, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आपको एसिड लैब में कौन मिलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो उन्हीं से समझ लेते हैं इस पूरे वर्ड इक्वेशन को। मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, डिकम्पोज कर दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो H+ और Cl निगेटिव। अब आप जान रहे हो कि आयनिक एक्सचेंज के बाद क्या होगा। तो अगर आप देख रहे हो कि इस कॉपर आयन का इसके साथ कम्बिनेशन हो जाएगा और इस H+ का इसके साथ, तो ये CuCl के साथ कंबाइन होगा, तो CuCl2 बन जाएगा। अगर दिखा रहे हो अनइक्वल हैं वैलेंसीज, तो फॉर्म होगा फार्मूला क्या, CuCl2, और साथ में H+ और O2 निगेटिव यानी हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड कंबाइन होकर क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, तो फार्मूला मेकिंग में और केमिकल रिएक्शन बनाने में तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। इतना बेसिक इसीलिए आपको अंदर तक तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि याद ना करना पड़े ज़्यादा चीज़ें, आप खुद से बना लें। अब हम बात करें कि इसमें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों ये आपको याद आए, मैंने कहा कि ये ब्लैक कलर का था, ठीक है। जैसे इसमें कलरलेस सोल्यूशन डाला आपने किसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, आपको कलर में चेंज क्या आता मिलेगा कि ये ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा या ब्लू ग्रीन अपीयरेंस देगा। उसका रीज़न और भी चलता हूँ अंदर, अगर कुछ आयंस के आपको कलर याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं फिर से एक बार ये कि इसका कलर क्या था, ब्लैक। अब वो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल चेंज के बाद नया प्रोडक्ट बनेगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, यानी कॉपर क्लोराइड का कलर कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन। वाटर कलरलेस होता है, आपको पता है। तो ये लिक्विड जो बनेगा ये आपका सॉल्यूशन में बन गया, और ये सॉलिड आपने लिया था। इस सॉलिड कॉपर ऑक्साइड को लिया तो किस कलर का था, ब्लैक। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, हमेशा एसिड सॉल्यूशन स्टेट में लेंगे आप, और उसको डालने के बाद जो पहला सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट है, तो कॉपर क्लोराइड, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, और साथ में वाटर फॉर्म होगा। अब रीज़न में चल रहा हूँ मैं कि ये ब्लू ग्रीन क्यों है। तो बच्चों कुछ आयंस के कलर होते हैं पर्टिकुलर, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशंस की बात हो रही है बच्चों, तो इसका कलर होता है ब्लू। और अगर क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में है तो इसके कारण से सॉल्यूशन को कलर मिलता है सेपरेट आयन, ठीक है, इसके कारण ग्रीन मिलता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस एक साथ है, तो इस कारण से इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन। तो एक्टिविटी 2.7 से अपने दिमाग में ये रखना है कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड होगी वो हमेशा एसिड से रिएक्शन करेगी और सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म करेगी। अब रीज़न में चलते हैं, सर एसिड से ही क्यों। तो रीज़न बच्चों बहुत ज़रूरी है, लाइन अच्छे से याद रखिएगा। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं जनरली। बेसिक नेचर मतलब उनके, है ना, डिज़ोल्व करने पे एसिड में डिज़ोल्व करिए या वाटर में डिज़ोल्व करिए तो बेस फॉर्म करते हैं और बेस की तरह बिहेव करते हैं, और बेस से हमेशा कौन रिएक्ट करता है, एसिड। तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह, और इनके साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड, और साथ में फॉर्म होगा क्या, सॉल्ट और वाटर। और भी एग्जांपल ले लेता हूँ इसी सेगमेंट में। एक्टिविटी
2.7 का नहीं है, अलग से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास रहा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर इसमें हमने डाल दिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक। तो ये किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का, यानी ये बेस की तरह एक्ट करेगा। और ये आप जान ही रहे हो कि क्या है? एसिड है। और आपने कहा कि एसिड को आपको हमेशा एक्वस सोल्यूशन लेना है, तो ये सॉलिड आपने मेटल ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद करिए एक्टिविटी 1.1 में हम बना चुके हैं, वाइट कलर का पाउडर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया जो कि एक बेस है, जिसमें हमने क्या ऐड किया? सल्फ्यूरिक एसिड। ये अलग से हम एक्टिविटी इसलिए समझा रहे हैं जिससे इस एक्टिविटी का थीम पकड़ लो कि हर बार मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। और उसमें एसिड जैसे डालोगे तो बनेगा सॉल्ट, और साथ में बनेगा कौन? वाटर। सर ये अपने आप बना लिया आपने? नहीं, तोड़ लो। मैग्नीशियम तोड़ा आपने Mg2 पॉजिटिव, ऑक्साइड तोड़ा O2 निगेटिव, इसे तोड़ा आपने H+, क्योंकि एसिड है तो H+ तो देगा ही। सल्फेट आपने बना लिया SO4 2 निगेटिव। आराम से आपस में एक्सचेंज करा दीजिए। मैग्नीशियम कंबाइन हो गया सर सल्फेट के साथ, MgSO4, MgSO4, ये न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने कहा था ना इक्वल एंड अपोजिट वैलेंसीज हों, सीधे हटा दीजिएगा, कंबाइन करा दीजिए, MgSO4 बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? वाटर, ठीक है। तो ये आपके एक्टिविटी 2.7 का जवाब हुआ। इसी जैसा एक और सेगमेंट है। तो अभी आपने मेटल के ऑक्साइड का नेचर समझा, ये याद रखेंगे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे ही अगर आप समझना चाहें नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर, ठीक है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक अगर हैं तो वो किससे रिएक्ट करेंगे? कन्फर्म है बेस से रिएक्ट करेंगे। और एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो सर क्या ये भी न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन है? हाँ, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम एसिड और बेस लेते ही हैं जो हमने आपको एग्जांपल में दिया, तो उन्हें याद कर रखिएगा, उन्हीं को न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल में लिखिए। इन्हें आपने लिख दिया तो ये गलत नहीं है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहे हैं, क्योंकि हर बार कौन फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट और वाटर। और आप कौन सी मॉइटीज ले रहे हो? आप स्पीसीज ले रहे हो एसिडिक और बेसिक। तो एसिड और बेस के इंटरेक्शन से ही क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। और इन रिएक्शन या इन केमिकल चेंज को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल अभी जस्ट लिखा आप लोगों ने कि सर कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, और आपको याद हो ये लाइम वाटर, और आपको इसी चैप्टर में मैंने समझाया था ये बेस है बच्चों, है ना। कुछ बेसिस आपको याद रखने हैं, जिनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको बार बार आते रहेंगे केमिकल रिएक्शंस में, तो इन्हें याद रखिएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे बेस से रिएक्ट करेगी तो क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होगी और ये बेस ही है, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से सॉल्ट बनेगा, जो अभी आप कुछ देर पहले सुने थे, कार्बोनेट, और साथ में बनेगा वाटर। तो सॉल्ट और वाटर रिएक्शन को अगर बैलेंस करने की जरूरत पड़े तो देख लें, वैसे बैलेंसिंग कंप्लीट है। कार्बन 1 मॉइटी है, 1 2 और 2 कितना होगा? 4 ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, 2 और यहाँ भी 2 है, यानी 4, और यहाँ पे 3 + 1 4। अब आप ऑक्सीजन के बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 1 1 दोनों तरफ हैं, हाइड्रोजन डबल है, यहाँ भी डबल है, ठीक है। एक चीज़ और कि आप इसे नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों कह रहा हूँ, तो बच्चों कुछ नॉन मेटल्स हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में हमेशा याद होनी चाहिए आपको। मैं चैप्टर 5 तक जाके फिर आपको बताऊँ या चैप्टर 3 में आपको बताऊँ, इससे बेहतर है कि अभी से आप याद रखिए कुछ नॉन मेटल्स: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। ये आप नॉन मेटल्स याद ही रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आने वाली नॉन मेटल्स यही रहेंगी, क्योंकि इनके अलावा ज़्यादातर कौन आएगा केमिकल रिएक्शंस में? अच्छा सुन लिए, आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो 3 तरीके के एलिमेंट्स पाएंगे उसमें, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स, और एक नाम आएगा मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की तरह, यानी है ना, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। नहीं, उन्हें आप रिएक्शंस में नहीं पाएंगे सर। हाँ, उन्हें याद करना होगा, वो 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल से हमको निकाल के याद करना होगा कि ये मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, लेकिन उन्हें केमिकल चेंज इस साल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसमें नहीं पाना है। तो आप जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो सबसे ज़्यादा मेटल्स मिलेंगे। सभी मेटल्स को याद रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ही नॉन मेटल्स हैं, तो क्यों ना मैं
जैसे इन्हें काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आप अगर नॉन मेटल्स को याद रखते हो, बाकी भी हैं तो उन्हें आप नहीं याद रखिए, इन 10 को आप याद रखिए, इनसे जुड़ी है ना जितनी भी रिएक्शंस हैं वो इस साल हैं। इनके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो इंटरेक्शन में कम आती हैं, नहीं आएंगी, रेफरेंसेस में कहीं छुपी हुई आपको अलग अलग किताबों में मिलेंगी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें इतना याद रखिए नॉन मेटल्स को, क्योंकि मेटल्स आप इनके अलावा जो भी पाएंगे केमिकल चेंज में कोई भी, जैसे यही रिएक्शन दिख रही है, अगर मुझे इसमें पहचानना हो सर कौन इसमें मेटल है और कौन सी नॉन मेटल, पकड़ते हैं। कार्बन सर इसमें नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कैल्शियम सर इसमें नहीं दिख रहा है यानी मेटल है, ये ऑक्सीजन सर इसी में है, हाइड्रोजन इसी में है यानी ये नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद कैल्शियम सर इसमें नहीं है, मेटल है, कार्बन इसी में है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इसी में है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। यानी आपको टाइम नहीं लगेगा अगर इन 10 नॉन मेटल को याद रखते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, फटाक से आपको याद आ जाएगा अगर इन्हें याद रखते हो आप, ठीक है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के है ना पूरे एलिमेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इनिशियली आप जब तक चैप्टर 5 में पहुंचते हैं उसके पहले तक आप इतनी 10 क्या नॉन मेटल याद रखिए, ठीक। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस केमिस्ट्री पार्ट से, ठीक है, आगे हम लोग फिजिक्स और बायो भी करते रहेंगे, तो सब्सक्राइब किए रहिए हमारा चैनल सीधी एजुकेशन हब, और नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसके दबाने से आप तक नोटिफिकेशन आएंगे और नए नए वीडियोस तक आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। कमेंट्स करिए कौन सी चीज़ आपको नहीं आ पा रही है अभी भी, उसे और मैं ज़्यादा फोकस एम्फेसाइज करके बता पाऊँ, ठीक है। लाइक करिए, धन्यवाद।